जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। और वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ओलंपिक 2024 जो पेरिस ओलंपिक है, 33वां संस्करण है पेरिस ओलंपिक का, जो कि 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। 11 अगस्त को इसका समापन समारोह है। तो 11 अगस्त के समापन समारोह में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर होंगी। मनु भाकर को ध्वजवाहक बनाया गया है क्लोजिंग सेरेमनी में, यानी कि समापन समारोह में। मनु भाकर ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं, भारत की पहली खिलाड़ी और पहली महिला भी। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में पहला मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में ही संयुक्त इवेंट में यानी कि मिक्स इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी महिला बन गई है। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में यह बताइएगा कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, उनके बारे में डिटेल बता देता हूं। उन्होंने एक ओलंपिक में 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था 2016 में। और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 मेडल इन्होंने जीता है, 2 ओलंपिक में। तो 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना, आपको सिर्फ नाम बताना, मैंने डिटेल बता दिया उनके बारे में। तो 2024 का जो ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, इसका मैस्कॉट क्या है, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। यह ओलंपिक फ्रिज मैस्कॉट रखा गया है। यह ओलंपिक फ्रिज क्या है? यह लाल रंग की टोपी है, परंतु यह साधारण टोपी नहीं है। इस टोपी का संबंध फ्रांस की क्रांति से है। फ्रांस की क्रांति से इस लाल टोपी का संबंध है और यह है ओलंपिक फ्रिज, इसका नाम रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका इमेज भी देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये है ओलंपिक फ्रिज, पेरिस ओलंपिक 33वां संस्करण 2024 का मैस्कॉट शुभंकर ये है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। ये इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना जी ने। और शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री भी नाम याद रखिएगा, ताजुद्दीन अहमद थे पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। तो वह हिंसा जॉब रिजर्वेशन में, यानी कि नौकरी में जो रिजर्वेशन है उसके कारण से हिंसक प्रदर्शन हो रहे, उसके कारण से शेख हसीना जी ने इस्तीफा दे दिया है। वहाँ आरक्षण है जो नौकरी में 1971 के युद्ध में जिनके सगे संबंधी है 1971 के जिसमें युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके सगे संबंधी यानी कि रिलेटिव्स को 30% का आरक्षण दिया जाता है। सबसे ज़्यादा आरोप इसी पर लगा है कि इसमें अवामी लीग पार्टी अपने लोगों को इसमें डालती है। इसके कारण से वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ इसके विरोध में, और इसको छोड़कर शेख हसीना बांग्लादेश से निकल गई है, इस्तीफा देकर वहाँ से निकल गई है। अवामी लीग पार्टी बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाने में इसी पार्टी ने योगदान दिया था। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस समय जब युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश बनकर अलग बना था। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, और भारत के थे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा। इन दोनों के बीच ही जो सरेंडर साइन हुआ था, सरेंडर समझौता हुआ था 1971, 16 दिसंबर 1971 को। और पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान की हार हुई थी, भारत की जीत हुई थी। इनका नाम भी याद रखिएगा। और अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अभी जो वर्तमान में है, वो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी जो प्रमुख है खालिदा जिया है। खालिदा जिया है, इनके लिए तो अभी तो बल्ले बल्ले है खालिदा जिया के लिए। आरोप तो चाइना पर भी और यूएसए पर भी लग रहा है कि वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हिंसक प्रदर्शन, उसको स्टार्ट करवाने में उनका भी योगदान है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आज सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो वक्फ बोर्ड के अनुसार ये जो अधिनियम है, इस एक्ट में अभी केंद्र सरकार संशोधन करने वाली है। इसके अनुसार कोई भी मुस्लिम इसमें दान दे सकता है, और दान की हुई जो संपत्ति है, चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो इस मामले में, इस संपत्ति के मामले में ज़मीन, सिर्फ ज़मीन जो संपत्ति, अचल संपत्ति जो है, इसके मामले में वक्फ बोर्ड है पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। यानी कि रेल मंत्रालय पहले पर, दूसरे पर रक्षा मंत्रालय है, और तीसरे स्थान पर ज़मीन, इतनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास, यह तीसरा पोजीशन रखता है भारत में। इतनी ज़मीन है, दान के रूप में इनको ज़मीन मिली है। तो इसमें जो वक्फ है, ये प्रश्न बन सकता है कि वक्फ क्या है, किस भाषा का शब्द है? तो वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु करना, या फिर परोपकार के लिए दिया गया है, यानी कि दान के लिए दिया गया धन को अरबी भाषा में वक्फ कहा जाता है। यह सिंपल सा मतलब है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक क्या है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है? एलन मस्क की कंपनी है, इसका काम क्या है? तो ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जोड़ना। यानी कि हम सोच कर, ब्रेन में जो सोचेंगे, अपने माइंड में जो सोचेंगे, वो फटाफट से कंप्यूटर आधारित जो मशीन है, और मशीन वो काम कर देगा। ये काम है, इस न्यूरालिंक कंपनी का काम है। इस पर काम चल रहा है। तो जनवरी 2023 में नोलैंड अरबाक के ब्रेन में एक चिप को इम्प्लांट किया गया था इस कंपनी के द्वारा, न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा, और वह व्यक्ति पैरालिसिस बीमारी से वह ग्रसित था। यानी कि जो नीचे का हिस्सा था उसका काम नहीं करता था। वो ब्रेन में अपने जो चिप इम्प्लांट होने के बाद ब्रेन में सोचने से, सिर्फ सोच कर वह वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता था। सिर्फ सोच कर ही सोचता था और वीडियो गेम खेल सकता था। यानी कि मशीन का वो यूज करता है। इस कंपनी द्वारा पहला ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट किया गया था 2023 में। तो इस और 2024 में भी दूसरा इम्प्लांट करने की योजना न्यूरालिंक कंपनी की चल रही है, इसलिए यह अभी न्यूज़ में है। तो ये इस काम पर और कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है? तो इस पर जो ब्रेन में चिप को इम्प्लांट करने की प्रक्रिया है, इस पर काम कर रही है ब्लैक रॉक न्यूरोटेक और पैराडोमिक्स। जिस तरह की कंपनियां भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, इस पर प्रयोग कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो भारतीय स्पेस कंपनी इसरो का जो गगनयान मिशन है, जिसमें कि गगन स्पेस में ह्यूमन को, आदमी को भेजने का प्रोग्राम है, इसके तहत 4 लोगों का चयन किया गया था। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, 4 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे थे ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, और तीसरे थे ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और चौथे थे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, एक्जिम 4 मिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि यूएसए की कंपनी इनमें से 2 लोगों को प्रशिक्षित करेगी अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजकर। इनमें से 2 तो अब फाइनल हो गया है, 2 लोगों का चयन हो चुका है। उस समय 2 लोगों का नाम नहीं आया था किनका चयन होगा, सिर्फ ये न्यूज़ में आया था कि 2 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा यूएसए में। तो 2 लोगों का चयन हो गया। उनमें से कौन कौन से? तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को मेन एस्ट्रोनॉट बनाया गया है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जाएंगे, और उनके साथ जाएंगे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। दोनों का चयन हो गया है, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नायर का। ये यूएसए में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद इनको ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। वहाँ कुछ दिन ये बिताएंगे, वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजा जाएगा। और ये जो काम करेगी यूएसए की निजी कंपनी है एक्जिम स्पेस, ये काम करेगी, उनको ऑर्गेनाइज कर रही है इस कंप्लीट प्रोग्राम को। और इस मिशन का नाम रखा गया AX4, एक्सिम 4, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और मिशन में 2 भारतीय होंगे, ये दोनों भारतीय होंगे, इनका चयन किया गया है, यानी कि शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर का। इनके साथ और 2 अदर
अंतरिक्ष यात्री भी होंगे जो कि ISS में जाएंगे सर प्रशिक्षण के लिए। ये गगनयान मिशन की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। मिशन का नाम AX4, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 में लागू कर दिए गए हैं, 1 जुलाई 2024 में, उसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 4 एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में सभा आयोजित करके 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इनमें है साक्ष्य, समन, सेतु और श्रुति। तो इनका काम क्या है? तो इस साक्ष्य में क्या काम होगा? जो घटना स्थल होगा, जहाँ जो घटना घटी है, उसकी फोटो, वीडियो और गवाही की अपलोड किया जाएगा इस साक्ष्य एप्लीकेशन पर। और समन क्या होगा? समन के माध्यम से पुलिस और कोर्ट समन भेज सकती है, ऑनलाइन समन भेज सकती है। किसी को समन भेजना है तो इस एप्लीकेशन का यूज करके कोर्ट जो है समन भेज सकती है। और तीसरी है सेतु। सेतु का काम होगा, इस पर पुलिस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट और जेल अधिकारी एक साथ ये कनेक्टेड होंगे, एक साथ ये लिंक होंगे। इसके माध्यम से सभी को तुरंत से ऑन द स्पॉट इनको जानकारी उपलब्ध मिलती रहेगी। सारे जो न्यूज़ है फटाफट से मिलती रहेगी। फॉरेंसिक जो जानकारी, मेडिकल जो रिपोर्ट होगी, सभी मिलते रहेगा इनको, पुलिस को। सभी ये लिंक रहेंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस सेतु के माध्यम से। न्याय श्रुति, न्याय सेतु होगा या न्याय श्रुति। न्याय श्रुति क्या है? तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की जाएगी। कोर्ट में गवाही दी जा सकती है समय को बचाने के लिए। तो ये 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में सभा आयोजित करके इसको लॉन्च किया गया। और जो 3 आपराधिक कानून थे, कौन कौन से थे? तो पहला था भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको लाया गया था भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह में, भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह में। दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसे लाया गया था दंड प्रक्रिया संहिता 1873 के जगह में, 1873 के जगह में। और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसे लाया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जगह में। इसको रिप्लेस किया गया था। इस कानून के और इस तीनों कानून को 1 जुलाई 2024 को भारत में लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 को इसे लॉन्च किया गया है, लागू कर दिया गया है। और ये जो नए कानून आए हैं, ये जो पुराने कानून थे, इनको रिप्लेस किया गया है। इतने पुराने 1860, 1873, 1872 के बने हुए कानून थे, उनको रिप्लेस किया गया नए कानून में। इसमें कुछ सुधार किया गया है, कुछ परिवर्तन किए गए। तो इस मामले में इसमें क्या एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि जिस मामले में कम से कम 7 साल की सज़ा होती है, तो उसमें फॉरेंसिक जांच करना बहुत ज़रूरी है, फॉरेंसिक जांच करना ज़रूरी है। तो प्रश्न यह बनता है कि कम से कम कितने साल की सज़ा के लिए फॉरेंसिक जांच करना ज़रूरी है? तो 7 साल की जो सज़ा है, जेल की सज़ा है, उसके लिए फॉरेंसिक जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो चंडीगढ़ में इसको लॉन्च किया गया है अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो चंडीगढ़ के प्रशासक उपराज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया हैं। इसके बारे डिटेल हम लोगों ने वीडियो में, ये जो राज्यपाल का जो लिस्ट है मैंने यहाँ दे रखा, इसी बार आप लोग देख लीजिएगा। कंप्लीट जो नए राज्यपाल बने हैं उनका जो लिस्ट है, ये नए अलग स्टेट के, सभी स्टेट के जो नए राज्यपाल बने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यही लास्ट था और नहीं है, यही लास्ट था अपना। अमित शाह द्वारा 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, साक्ष्य, समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।